ऑलराइट। सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बहुत टाइम बाद एक फिर से लेक्चर बनाने का वक्त आ गया है फंडामेंटल राइट्स का। सो बेसिकली कुछ बच्चों के द्वारा डाउट पूछा गया था कि आर्टिकल 28 और 29 और 30 वाले में कुछ डाउट्स आ रहे हैं, तो उसको अभी क्लैरिफाई करने का वक्त आ गया है। 25, 26, 27 ये वाले आर्टिकल्स में तो सभी लोग कह रहे हैं कि ठीक है, बहुत आसानी है, आपका समझाया समझ में आ गया। 28, 29 और 30 की फिर से एक बार डिमांड आई थी, तो लेट अस क्लियर एक बार फिर से, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। देखो, 28 आर्टिकल जो है बहुत ही सिंपल आर्टिकल बोलता है। क्या बोलता है? देखो, सबसे पहली बात तो आप देखो 25 to 28 जो आर्टिकल है, दिस इज अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट कि आपको आपके धर्म के लिए क्या सुविधाएं हैं, क्या आपको फ्रीडम दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो सबसे पहली तो यही दी है कि आप भैया आप कोई सा भी धर्म अपना सकते हो, प्रोफेशन मतलब यू कैन अडॉप्ट एनी रिलीजन, प्रैक्टिस कर सकते हो और उसको प्रोपगेट भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बारे में अलग अलग बातें हैं, आपको समझ में आई हुई है। फिर आप अपने जो भी धर्म आपने अपनाया उसके लिए कोई भी आप जैसे भी कुछ उस रिलीजन से रिलेटेड कोई भी अफेयर्स फेस्टिवल्स वगैरह कर सकते हो, जैसे जगराता करवा लिया कभी, है ना, दीवान करवा लिया, एक्स वाई जेड जो भी कुछ करवा सकते हो। देन जो आपका रिलीजियस कोई भी कोई बॉडी होगी, कोई, है ना, मंदिर होगा, कुछ भी होगा, उसको पेमेंट ऑफ टैक्सेस से फ्रीडम होगी, उनके उनसे कोई टैक्स वगैरह नहीं ले सकता। राइट, इट्स अ सिंपल थिंग। द लास्ट थिंग वाज कि अगर आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हो, वहां पर आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देने के लिए क्या क्या प्रावधान इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किए गए हैं। तो बहुत ही सिंपल इसमें बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं करी है। कि देखो, कोई इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो कि होली आर मेंटेन्ड बाय स्टेट, जिसको स्टेट ही मेंटेन करता है टोटली, है ना, मतलब एवरीथिंग ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। उसको मतलब कि रिकॉग्निशन भी सरकारी मिली हुई है, पैसे भी सरकारी मिलते हैं, टीचर्स भी सरकारी हैं, सारा पैसा सरकारी है, एवरीथिंग इज सरकारी। तो वहां पर आप कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं सकते, इट इज कंप्लीटली बैंड। कि आर्टिकल 28 क्लॉज 1 के अंतर्गत कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप स्टेट फंडेड, स्टेट होली मेंटेन्ड स्टेट इंस्टीट्यूशन में नहीं दे सकते। वेरी सिंपल। अब आप क्या करें, एक बार क्लॉज 2 मत पढ़ें, क्लॉज 3 पे आए। क्लॉज 3 क्या कहता है? कि अगर कोई, देखो अब क्योंकि होली मेंटेन्ड वाला स्टेट इंस्टीट्यूट तो कैटेगरी 1 में आ जाएगा, क्लॉज 1 में आ जाएगा। अब जब हम क्लॉज 3 पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये वो इंस्टीट्यूट्स की बात करेगा जो होली मेंटेन्ड नहीं है। क्योंकि भैया अगर होली मेंटेन्ड बाय स्टेट फंड्स वाला कोई इंस्टीट्यूट आ जाए, वो तो फिर फर्स्ट क्लॉज में जाएगा ना, वो थर्ड क्लॉज में क्यों आएगा, वो सेकंड क्लॉज में क्यों आएगा? सेकंड और थर्ड क्लॉज में वो आएंगे जो फर्स्ट क्लॉज में नहीं आ रहे। तो इसका मतलब थर्ड क्लॉज को पढ़ते वक्त हम उन इंस्टीट्यूट्स को पढ़ रहे हैं विच आर नॉट होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। तो उनके पास स्टेट का क्या है भैया? या तो स्टेट की रिकॉग्निशन हो सकती है, या कोई स्टेट से थोड़ी बहुत एड वगैरह ले लेते हैं, कुछ ग्रांट्स वगैरह ले लेते हैं। इन दैट केस अगर वो थोड़ा बहुत, देखो ना, अभी ज्यादा लिंक नहीं है, थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन ले लिया, मतलब रिकॉग्निशन ले लिया, या तो कंप्लीटली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट नहीं है, या थोड़ी बहुत ग्रांट्स ले ली, कंप्लीटली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स नहीं है, तो आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। बात समझ गया? तो आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, लेकिन आपको बच्चे की कंसेंट लेनी पड़ेगी। जो स्टूडेंट्स आपकी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी कि क्या बच्चे आप ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लेना चाहते हो। अगर लेना चाहते हो तो आ जाओ। अगर बच्चा छोटा है तो उनके गार्जियंस और पेरेंट्स वगैरह की आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी। इसका मतलब अभी तक बैन सिर्फ उस इंस्टीट्यूट्स में किया है जो इंस्टीट्यूट्स होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स हैं। ठीक है, जो थोड़े से भी ग्रांट वगैरह लेते हैं, रिकॉग्निशन वगैरह लेते हैं, जो ज्यादा आउट ऑफ टोटली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स नहीं है, उनमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, जैसा कि आपने अभी अभी इसमें देखा, लेकिन कंसेंट लेना पड़ेगा। अब क्लॉज 2 पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि यार, क्लॉज 1 में लिखी हुई कोई भी बात इस बात से आपको नहीं रोक सकती। मतलब क्या है? कि अगर कोई इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन उसकी सारी की सारी स्टेट कर रहा है। देखो, अब मेरी एक बात समझो, ध्यान से समझो, जल्दी नहीं करेंगे। रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट, इसका मतलब तकरीबन तकरीबन सेम है।
देर इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नो डिफरेंस, ठीक है। जब रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट होता है तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी स्टेट करती ही है, ठीक है ना। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल योर स्कूल इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सीबीएसई, एफिलिएटेड वगैरह, या रिकॉग्नाइज्ड बाय सरकार व्हाटसोएवर, है ना। उसकी ग्रांट्स वगैरह थोड़ा बहुत लेते हो या कुछ भी, तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेट दखलंदाजी करती ही है। लेकिन हाँ, लेकिन हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन बेशक सरकार कर रही है, लेकिन अगर उसको इस्टेब्लिश ही कोई ऐसी ट्रस्ट या कोई ऐसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया गया है कि वो किया ही उस रिलीजियस रिलीजन के लिए है, तो आप वहां पर किसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को देने से नहीं रोक सकते। मेरी सिंपल सिंपल बात समझना। मैं फिर से सारा का सारा टॉपिक रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझ। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूशन वो है जो होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स है, यहां पर तो काटा मार दो, आप कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, ठीक है। सेकंड वो वाली है जिसको चला तो सरकार रही है, एडमिनिस्टर तो सरकार कर रही है, लेकिन इस्टेब्लिश ही इस कारण से किया गया है किसी माइनॉरिटी, या माइनॉरिटी छोड़ो, मतलब किसी ट्रस्ट, किसी रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा, किसी रिलीजियस एंडोमेंट के द्वारा, जैसे कोई संस्था होती है ना, उस तरह की किसी ट्रस्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, तो आप वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, कोई इशू नहीं है आपको। हाँ, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट है या रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट है, तो आपको, आप वहां पर भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, लेकिन कंसेंट लेने के बाद करना पड़ेगा, बस इतना सा फर्क है। अब मुझे पता है आप सबके माइंड में क्या डाउट आ रहा है। आप सबके माइंड में ये डाउट आ रहा है कि सर, सेकंड क्लॉज वाले इंस्टीट्यूशंस में और थर्ड क्लॉज वाले इंस्टीट्यूशंस में फर्क नहीं पता चला, क्योंकि आपने बोला रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट भी सेम बात होती है और वो भी सेम बात होती है, तो थर्ड वाले में कंसेंट चाहिए, सेकंड वाले में कंसेंट की बात भी नहीं कर रहे हो, तो इसमें डिफरेंस क्या है? देखो सिंपल सी बात है, समझो। बेसिकली तीन तरह के, चार तरह के अलग अलग कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूट्स बना लिए। नंबर वन कैटेगरी होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट, क्लियर है। नंबर टू कैटेगरी जिसमें एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट है लेकिन इस्टेब्लिश्ड बाय ट्रस्ट है, ट्रस्ट की इस्टेब्लिशमेंट पीछे खड़ी है। अगर किसी ट्रस्ट ने इस्टेब्लिश ही खुद के लिए किया है तो वहां पर तो क्या ही कंसेंट, उन्होंने किया ही खुद के लिए है भैया, बात समझ रहे हो। लेकिन यहां पर ये कोई ट्रस्ट की बात नहीं की गई। सो आपका इंस्टीट्यूट इज इस्टेब्लिश्ड बाय सम ट्रस्ट है तो सेकंड कैटेगरी में जाएगा। आपका इंस्टीट्यूट के पीछे कोई ऐसे ट्रस्ट वगैरह की कोई बात नहीं है, हाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट था, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट है, ठीक है, स्टेट थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क डालती है, इंटरफेरेंस करती है, ठीक है, रिसीविंग एड भी हमारी हम करते हैं भैया, ओके। तो वहां पर क्या रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे दें? हाँ दे दो, लेकिन कंसेंट लेने के बाद, ठीक है। सो इट इज जस्ट अबाउट कैटेगराइजिंग योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इनटू दीज फोर कैटेगरीज, ठीक है। फोर कैटेगरीज में फिर से बोलता हूं प्यारे बच्चे, बहुत आसानी से समझ लेंगे। नंबर वन कैटेगरी इज होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, क्लियर हो गया। नंबर टू इज एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट लेकिन इस्टेब्लिश्ड बाय सम ट्रस्ट, वहां पर दे सकते हो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस की, कोई इशू नहीं है। थर्ड कैटेगरी इज जब रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट है तो वहां पर दे सकते हो लेकिन कंसेंट ले लेना। फोर्थ कैटेगरी इज रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, वहां पर भी आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, बस कंसेंट ले लेना, ठीक है। तो ये चार कैटेगरीज हैं, एक बार रिवाइज कर लेना आराम से बैठ के, आई गारंटी यू कि 28th आर्टिकल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर, जो बच्चे ज्यादा बोल रहे थे, दैट इज अबाउट आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। इट इज अबाउट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, कि कल्चर को और एजुकेशनल के मतलब कि संदर्भ में क्या आपके पास राइट्स हैं, फ्रीडम है। देखो कल्चर की पहले थोड़ी सी बात समझ लो, कल्चर क्या होता है। कल्चर बेसिकली आपका लाइफ स्टाइल होता है, मैं किस तरह के कपड़े पहनते हैं, हम यहाँ पे हम सारा ग्रुप एज है ना, हम किस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, हम किस तरह का खाना खाते हैं, हम किस तरह के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमारा बेसिकली ओवरऑल लाइफस्टाइल हमारा कल्चर होता है, राइट। और एक एजुकेशन का राइट। तो हमारी लाइफस्टाइल को लेके और एजुकेशन को लेके क्या राइट दिए हैं, सबसे पहले ना आप इसकी हेडिंग पढ़ना। देखो आर्टिकल 29 की हेडिंग पढ़ो, क्या लिखी है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। और आर्टिकल 30 की हेडिंग भी पढ़ते हैं, चलो। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि माइनॉरिटीज के ही कल्चर की बात कर रहे हैं।
आर्टिकल 29 में, और आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज के ही एजुकेशन की बात करी जा रही है। माइनॉरिटीज की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की जा रही है, और 29th में बेटा माइनॉरिटीज के ही कल्चर की बात की जाएगी। राइट। तो देखो एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है। आर्टिकल 29 के अंदर क्या लिखा है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, वो इंडिया में कहीं पर भी रह रहा हो, अगर उनकी कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, तो उनको राइट होगा कि वो उसको सेव कर सकें। सिंपल बात है। लेकिन यहां पर एक बात नोटिस करना, ऊपर तो माइनॉरिटीज लिख दिया हेडिंग में, कॉन्स्टिट्यूशन की इस 29 आर्टिकल के हेडिंग में, लेकिन अंदर लिखा क्या है, सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लेते हुए बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 29 जो है इट इज नॉट लिमिटेड टू माइनॉरिटीज ओनली, क्योंकि सेक्शन ऑफ सिटीजन्स जो लिखा है इट इंक्लूड्स बोथ माइनॉरिटीज एंड मेजॉरिटीज एज वेल। मतलब कि अगर कोई मेजॉरिटी में है और उनका कोई लैंग्वेज डिस्टिंक्ट है, स्क्रिप्ट अलग से है, कल्चर है, तो वो भी अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। देयर इज नो डाउट इन टू दिस। राइट। इसी का सेकंड क्लॉज क्या कहता है कि किसी सिटीजन्स को, फिर से सिटीजन की बात की, ये नहीं बोला कि नो माइनॉरिटी, लिखा नो सिटीजन शेल बी डिनाइड, किसी भी सिटीजन को हम एडमिशन नहीं डिनाई कर सकते किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि मेंटेन्ड बाय स्टेट है या फिर रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट है। ठीक है। आप अगर सरकार के किसी एडमिनिस्टर्ड या मेंटेन्ड स्कूल में जा रहे हो, तो वहां पर आपके रिलीजन के बेस पर रेस, कास्ट और लैंग्वेज, मतलब कि कल्चर टोटल ले लिया इन्होंने, कि आपके किसी कल्चरल कल्चरल वाले ये चार फिनोमिनास जो हैं इनके बेस पर आपको एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता। कोई भी आपको एडमिशन मिलेगा, आपके एडमिशन की राइट्स को मतलब कि सिक्योर किया जाएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही है। ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, मैं एक बार फिर से आर्टिकल 29 आपके लिए रिपीट कर देता हूं। क्या बोला गया है कि यार सिंपल बात है, आपको अपना कल्चर प्रोटेक्ट करने की आजादी है। आपका कल्चर जैसा मर्जी हो, माइनॉरिटी हो, मेजोरिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना कल्चर प्रोटेक्ट करें। कल्चर का बात है ना सर, कल्चर का राइट है, तो आप प्रोटेक्ट करो। और आपके कल्चर कुछ डिफरेंट है इसलिए हम आपको एडमिशन नहीं देंगे सरकारी स्कूल में, छोड़ दो छोड़ दो, ऐसी कोई बात हम आपके साथ नहीं करेंगे, फॉर श्योर नहीं करेंगे। ठीक है। एक और एक्सप्लेनेशन आपको सुप्रीम कोर्ट देता है यहाँ पे कि आपने बोला राइट टू कंजर्व लैंग्वेज है ना, तो कल्चर को कंजर्व करना है ना, कल्चर को कंजर्व करने का मतलब है राइट टू कंजर्व लैंग्वेज। ठीक है। तो राइट टू कंजर्व लैंग्वेज में सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आप अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एजिटेशन भी कर सकते हो, मतलब प्रोटेस्ट कर सकते हो, स्ट्राइक कर सकते हो, हड़ताल कर सकते हो, धरना लगा सकते हो, इन सब चीजों को। सो आप पॉलिटिकल स्पीचेस भी दे सकते हो, पॉलिटिकल प्रोमिस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी कैटेगरी ऑफ पीपल, किसी कम्युनिटी को जो पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज बोल रही है, उस लैंग्वेज की प्रोटेक्शन करने के लिए आप वादे कर सकते हो कि मैं आपकी लैंग्वेज को शेड्यूल 8 में एंटर करवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, आप मेरे को वोट डालो। इससे हम कोई भी ये नहीं कह रहे कि आप कोई करप्ट प्रैक्टिसेस को यूज करके लोगों को एक मतलब मैनिपुलेट कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951 हम ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। इट इज अलाउड कि आप पॉलिटिकल स्पीचेस दो, इट इज अलाउड कि आप पॉलिटिकल प्रोमिस करो किसी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का अधिकार आपको स्वयं आर्टिकल 29 ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ठीक है जी। तो मैं अपनी लैंग्वेज के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कल्चर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू द आर्टिकल नंबर 30, जो फिर से क्या लिखा है, माइनॉरिटीज अपना अपने माइनॉरिटीज बेसिकली अपनी रिलीजियस माइनॉरिटीज, देखो थोड़ा सा आगे पढ़ देता हूँ पहले। रिलीजियस माइनॉरिटीज और लैंग्वेज माइनॉरिटीज, दो तरह की माइनॉरिटीज की बात की गई है इस आर्टिकल 30 के अंदर। और कहा गया है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं या फिर लैंग्वेज माइनॉरिटीज हैं, वो अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए या लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मतलब चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे स्पेशली लिखा है, देखो आर्टिकल की स्टार्टिंग में ऑल माइनॉरिटीज, यहां पर सिटीजन्स नहीं लिखा। ठीक है। तो बेसिकली
रिलीजियस माइनॉरिटी हो चाहे लैंग्वेज माइनॉरिटी हो, उनके पास ये राइट है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं। इसीलिए आप देख सकते हो बच्चे, कॉन्वेंट स्कूल चलता है। कॉन्वेंट बेसिकली क्रिश्चियन माइनॉरिटीज का स्कूल है, ठीक है। और वो उस स्कूल के अंदर इसीलिए बहुत ज्यादा बोलते हैं कि इंग्लिश 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 बोलो, इंग्लिश बोलो, क्योंकि उनके पास ये राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए उस स्कूल में अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करें, उस लैंग्वेज में ही वो सारा का सारा सिलेबस पढ़ाएं। ये वो कर सकते हैं, राइट दिया गया है। देखो आगे पढ़ते हैं। आर्टिकल 30 का सब क्लॉज 1 तो आपको समझ में आ गया कि ठीक है, रिलीजियस और लैंग्वेज मिनोरिटीज जो है वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं, ठीक है जी, ओके। अब देखो इसके अंदर ना एक एडिशन की गई, 1A, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत 1978 के अंतर्गत इसकी एडिशन हुई। क्या एडिशन हुई, देखो समझो मेरी बात को, 1978 के आसपास एडिशन की गई 44th अमेंडमेंट। देखो आजादी के बाद हमारे पास अभी तक भी यही इशू चलता चला जा रहा है कि रिसोर्सेज जो है, स्पेशली लैंड जो है, वो कुछ मतलब कि बंदों के पास ही कॉन्सेंट्रेटेड हुई हुई है, बाकी सबके पास बहुत कम जमीन है, जिसके कारण इक्वालिटी लेकर आने में बड़ी दिक्कत है। सबको राइट्स नहीं मिल पाते, कुछ बंदे के पास ही सारे के सारे रिसोर्सेज हो जाते हैं। तो अब करें तो करें क्या? अब करना क्या पड़ेगा कि जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड है भैया, उनसे लैंड ले लो, और किनको दे दो, जिनके पास कम है थोड़ी थोड़ी बांट दो। तो अभी क्या हो रहा है, कई बार क्या देखा गया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत सारी लैंड होती है कई बार। तो अगर सरकार कभी उस लैंड को एक्वायर करने की कोशिश करे, कंपलसरी एक्विजिशन सरकार कर सकती है। आपके पास कोई भी जमीन हो, सरकार उसकी कंपलसरी एक्विजिशन कर सकती है। और अगर सरकार ये एक्विजिशन कर रही है और किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जमीन छीन रही है, स्पेशली वो वाला जो उस माइनॉरिटी ने स्टैब्लिश किया था, जिसका अधिकार अभी अभी आपने यहां पर दिया है, तो सरकार उस तरह से उसकी अमाउंट फिक्स करेगी, उस लैंड की जो कीमत है उस तरह से फिक्स करनी पड़ेगी सरकार को, सो दैट उनका जो राइट गारंटीड हुआ है ना ऊपर ये वाला, उसको कोई हानि ना पहुंचे। सपोज करो आप कहें कि सर हमको तो बनानी है, सड़क बनानी है या कोई सरकारी बिल्डिंग बनानी है, हम तो आपकी जमीन एक्वायर करेंगे, हम नहीं कुछ कर सकते कि अगर आपका यहाँ पे स्कूल चल रहा है। लेकिन आपने इस तरह से वहां पे उनकी जमीन एक्वायर करी कि अब उनको बहुत दूर जाकर के वो स्कूल स्टैब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चे वहां जा ही नहीं सकते पढ़ने के लिए, या टीचर्स वहां जा ही नहीं सकती पढ़ाने के लिए। तो बेसिकली आपने उनका वो राइट ही छीन लिया कि आप अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि आप एक माइनॉरिटी हैं। एक तरह से आपने उनका स्कूल बंद करा दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको अमाउंट्स फिक्स करके उनको कंपनसेशंस देनी पड़ेंगी कि वो भैया अपना स्कूल फिर से, मतलब उनका राइट वो जो है पहले क्लॉज में वो सिक्योर रहे। सिंपल बात है। क्लॉज 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि भैया बस कोई ग्रांट वगैरह अगर तुम देते हो इस तरह की कोई माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, तो आप किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि फलानी फलानी मिनोरिटी के साथ तो मेरी बनती है, फलानी फलानी मिनोरिटी के साथ मेरी नहीं बनती, मैं सरकार में हूं, मैं इसको ही ग्रांट दूंगा, इसको ग्रांट दूंगा ही नहीं। इस तरह की आप डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं करेंगे, ऐसा क्लॉज 2 में बोला गया है। तो बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप स्टैब्लिश करेंगे, दिक्कत नहीं आने देंगे, कोई आपको राइट होगा, कोई चक्कर नहीं है। इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी मैं आपको फिर से दे देता हूं। बेसिकली आर्टिकल 30 में क्या है, बेसिकली आर्टिकल 30 में क्या लिखा है कि आप एजुकेशन दे सकते हैं इन योर ओन लैंग्वेज, क्योंकि आप अपने बेसिकली कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली आप अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करते वक्त एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है ना, ये लिखा है। अब इंस्टीट्यूशंस फिर से वही पिछले जैसे हमने किया था, वही 3 तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमने फिर बना लिए। कैसे कैसे कि एक तो आपका इंस्टीट्यूशन हो सकता है, अब मेरी बात समझो, अब हम माइनॉरिटी वाले एजुकेशन वाले की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पे बात की जा रही है, ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो माइनॉरिटीज के द्वारा सेटअप किए गए हैं, ठीक है। अब अगर कोई माइनॉरिटी के द्वारा इंस्टीट्यूशन सेटअप है, वो अगर रिकॉग्निशन मांग रहा है सरकार से, या एड मांग रहा है सरकार से, या फिर मान लो कि एड नहीं मांग रहा, सिर्फ रिकॉग्निशन मांग रहा है, तो भैया मेरे, तो उसको स्टेट रेगुलेट करेगी। मेरी बात को समझ गए? तो उसको सरकार रेगुलेट करेगी, उसका सिलेबस, उसका एकेडमिक स्टैंडर्ड, डिसिप्लिन, सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ वगैरह वगैरह,
ये सब में हस्तक्षेप करेगी आपकी सरकार। हाँ, अगर आप ना तो रिकॉग्निशन चाहते हो सरकार की, ना ही कोई एड चाहते हो सरकार की भैया, तो आप बिल्कुल फ्री हो थर्ड टाइप में। आप जैसे मर्जी अपने इंस्टीट्यूट के अंदर अपने अफेयर्स जो हैं उसको मैनेज करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली जनरल जो कोई आपके ऊपर होते हैं, है ना, मतलब कंट्रोल वगैरह सरकार के, टैक्सेस या फिर पब्लिक हेल्थ, वेलफेयर वगैरह वगैरह, थोड़ा बहुत जो भी होता है वो तो रहेगा ही, लेकिन ओवरऑल यू आर टोटली फ्री टू हैंडल योर एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, सिर्फ इतनी बात समझनी है आपको, कि अगर आपको कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चलाना है, और अगर आपको सरकार की ना रिकॉग्निशन की जरूरत है ना कोई एड की जरूरत है, तो भैया आप अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में जैसा मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मर्जी लैंग्वेज में पढ़ा लो, किसी मर्जी तरीके से पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपना कल्चर जैसे मर्जी प्रिवेंट कर लो। आप बेशक ये बोल दो कि हमारे इंस्टीट्यूशन में अगर आना है तो बच्चों को ये कपड़े पहन के आना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने बेसिकली अगर आप माइनॉरिटी में हो, तो आप अपने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कल्चर और एजुकेशन को या रिलीजन को वगैरह वगैरह, आप अपना जिस मर्जी तरीके से कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आप सेटअप कर सकते हो। ठीक है जी। हाँ, अगर आपको कुछ चाहिए सरकार से, तो भैया 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 काफी सारे रेगुलेशन सरकार की तरफ से आपको झेलना पड़ेगा, कि ऐसे करो वैसे करो, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। काफी हद तक आपकी फ्रीडम जो है वो लॉस्ट हो जाएगी, बेशक आप माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना हो, क्योंकि आपने सरकार के साथ एफिलिएशन कर ली है। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दीज टू आर्टिकल्स एंड दीज थ्री आर्टिकल्स 28, 29 एंड 30। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत अभी शायद आपके माइंड में क्लैरिटीज की कमी होगी, बट मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे और इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई दिक्कत आएगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, आई विल डेफिनेटली मेक देम क्लियर। थैंक यू सो मच फ्रॉम दिस साइड, दिस इज राघवेंद्र फ्रॉम दिस साइड साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।